नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम सितंबर 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली बात नामीबिया से भारत लाए 8 अफ्रीकी चीतों से संबंधित है। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है, तो नामीबिया से 8 वन अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। अब ये 8 अफ्रीकी चीतों में 3 मादा 3 नर चीते हैं, वहीं 5 मादा चीते हैं। नामीबिया, जो कि हमने बात की कि अफ्रीकी देश है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी राजधानी विंडहॉक है। विंडहॉक पूछा जा सकता है हमारी प्रारंभिक परीक्षा में। प्रोजेक्ट चीता के बारे में जान लेते हैं, हो सकता है हमारी मुख्य परीक्षा में ये पूछा जाए। तो प्रोजेक्ट चीता जो है विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। इसके तहत एक बड़े मांसाहारी जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया जा रहा है। यह केंद्र प्रायोजित परियोजना है और प्रोजेक्ट टाइगर का एक भाग है। क्या उद्देश्य है प्रोजेक्ट चीता का? भारत में अफ्रीकी चीतों को बसाना। क्यों? क्योंकि भारत में आज़ादी के बाद से ही इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया है। इसकी विलुप्ति के कारणों में बड़े पैमाने पर वन्य जीवों का शिकार, प्राकृतिक पर्यावास का नष्ट हो जाना महत्वपूर्ण है। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अब प्रोजेक्ट जो चीता है, इस परियोजना के तहत सरकार अगले 5 वर्षों में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में कम से कम 50 और चीते लाने की योजना बना रही है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया जाएगा। अब एक चीज यहां हम समझते हैं कि चीतों को पुनः क्यों बसाया जा रहा है, तो क्या महत्व है चीतों को पुनः बसाए जाने का? तो वन्य जीव संरक्षण, इस दिशा में जो वैश्विक प्रयास हैं उनमें भारत अपना योगदान कर रहा है। जैव विविधता का संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिर इको टूरिज्म, इको डेवलपमेंट, स्थानीय समुदाय की आजीविका भी इससे जुड़ी हुई है। तो ये सब महत्व हैं चीतों को पुनः बसाने के। अब हमने इसमें एक चीज़ देखी कि जो प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से चीते लाए गए हैं, उनको कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही क्यों बसाया गया? तो चीतों को फिर से बसाने के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान का चयन क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर एक सबसे पहली बात है कि उपयुक्त पर्यावास की उपस्थिति है। उपयुक्त पर्यावास की उपस्थिति है, जैसे जल है, ठीक है, घास के मैदान हो गए। चीते के आहार के लिए अन्य वन्य जीवों की पर्याप्त उपस्थिति कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। मानव बस्तियों का भी अभाव है यहाँ, इस कारण से कूनो राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया। कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चयन से संबंधित, जैसे इस क्षेत्र में भारत की 4 बिग कैट की प्रजातियाँ, जो 4 बिग कैट्स कही जाती हैं, बिग कैट्स प्रजातियाँ कही जाती हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया और चीता हो गया, को प्राकृतिक पर्यावास प्रदान करने की क्षमता कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है। और इसी कारण से अफ्रीकी चीतों को बसाने के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान का जो नामकरण है वो कूनो नदी के नाम पर है। अब इसमें हमारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अभी अफ्रीकी चीते जो लाए गए उनको कहाँ बसाया गया? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे। अगली बात राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना से संबंधित है, जिसकी स्थापना लोथल क्षेत्र गुजरात में की गई है। किसके द्वारा? पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। अब जो NMHC, इसकी स्थापना की गई है, किस उद्देश्य से की गई? तो भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में भी इसका विकास हो सके, इसलिए भी इसका एक उद्देश्य इसमें समाहित है। अब कुछ बातें अगर की जाए तो ये जो परिसर है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये परिसर विभिन्न चरणों में पूरा होगा। इसका पहला चरण मार्च 2024 में पूरा होने की संभावना है। अब अगर हम इसमें कुछ और बातें करें
लोथल क्षेत्र के बारे में, तो लोथल क्षेत्र सिंधु सभ्यता का स्थल है। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था और लोथल की खोज किसने की थी? एस आर राव ने की थी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम ये जाने कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात के लोथल क्षेत्र में। लोथल क्षेत्र के बारे में हमने जाना कि ये कैसा है, सिंधु सभ्यता का स्थल है। इसकी खोज किसने की? SR राव ने की। और दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह ये माना जाता है। NMHC की स्थापना में कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं? तो पत्तन पोत परिवहन एवं जलवायु मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। चलते हैं आगे। अगली बात इनोकोवैक वैक्सीन के बारे में है। इनोकोवैक विश्व की पहली इंट्रानाजल कोविड-19 वैक्सीन है, अर्थात नाक के रास्ते दिया जाने वाला ये वैक्सीन है, जिसका विकास हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने किया है। अब ये चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि नेजल वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को DGCI द्वारा मंजूरी दी गई है। DGCI से मतलब है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा। अब नेजल वैक्सीन के बूस्टर डोज के रूप में आपातकालीन उपयोग को मंजूरी मिली है, यानी 18 या उससे अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में इनोकोवैक दिया जा सकता है। जैसा कि हमने बात की कि इनोकोवैक क्या है? विश्व की पहली इंट्रानाजल कोविड-19 वैक्सीन है। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा इनोकोवैक के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेनाध्यक्ष की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है, उससे संबंधित है। कब ये सम्मान मिला है? सितंबर 2022 में। भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। उनको नेपाली सेनाध्यक्ष की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। अब इस परंपरा की शुरुआत 1950 से हुई, जिसमें भारत व नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को अपनी सेना की जनरल की मानद रैंक प्रदान करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख को किस देश के सेनाध्यक्ष की मानद रैंक मिली है, तो ध्यान रखना वो नेपाल होगा। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात PM श्री स्कूल योजना से संबंधित है, जिसका प्रारंभ 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर किया गया। PM श्री का फुल फॉर्म क्या है? PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना का क्या उद्देश्य है? विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का उन्नयन कर विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना। अब विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का उन्नयन, इससे क्या मतलब है कि आधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना मौजूदा स्कूलों को ही, जिसमें स्मार्ट क्लासेस हो सकती हैं, खोज उन्मुख पढ़ाई पर बल दिया जा सकता है। तो ये सब बातें हैं। अब इसमें और कुछ बातें कही गई हैं कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित चुनिंदा स्कूलों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत विकास करेगी और इसमें देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के अपग्रेडेशन की बात कही गई, यानी मौजूदा स्कूलों को ही मजबूत किया जाएगा। अगर हम PM श्री स्कूल की विशेषताओं की बात करें तो यह स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक तरीका होगा। जैसा कि हमने बात की कि इनमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के केंद्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, स्मार्ट कक्षाएं, खेल समेत आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये बातें हैं कुछ महत्वपूर्ण PM श्री स्कूल योजना से संबंधित। कब प्रारंभ हुई, क्या उद्देश्य है, इनसे संबंधित प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना है। हमारी मुख्य परीक्षा में भी PM श्री स्कूल योजना के बारे में लिखने में पूछा जा सकता है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के बारे में है, जो देश में अपराध आंकड़ों के संबंध में NCRB द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। अब 2021 की ये जो रिपोर्ट है कब जारी की गई? 30 अगस्त 2022 को। किसके द्वारा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा। NCRB के अगर बारे में हम कुछ बातें जानें तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित की गई संस्था है और इसका उद्देश्य क्या है स्थापना का? अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में ये संस्था स्थापित की गई है। ये कुछ और रिपोर्ट भी जारी करती है, जैसे क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट NCRB ने जारी किया, और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जैसे एक्सीडेंट्स, डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया रिपोर्ट,
रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये सब रिपोर्ट्स जारी करती है, ध्यान रखना है एनसीआरबी के बारे में। अब एनसीआरबी की जो 2021 के संदर्भ में ये क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है, इसके बहुत सारे आंकड़े हैं जिनका हम मुख्य परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में पूछना कठिन है, हो सकता है चीज़ें प्रारंभिक परीक्षा में ना आए, लेकिन ये जो भी आंकड़े हैं ये हम मुख्य परीक्षा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर हमें ये समझनी जरूरी है कि जो एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है, इससे हमको बहुत सारी चीज़ें भारत के संदर्भ में ये पता चलेंगी कि भारत की अभी किन मामलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और कहाँ हम उन्नति कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसमें पहले आंकड़े को देखें कि पंजीकृत संज्ञेय अपराधों की संख्या में 7.6% की कमी आई है, ठीक है। क्राइम रेट भी कम हुआ है, अभी हम और बात इसमें करेंगे, तो यहाँ हमें बेहतर स्थिति समझ में आती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हत्या के पंजीकृत मामलों में वृद्धि है, अपहरण के पंजीकृत मामलों में वृद्धि है, तो यहाँ एक गंभीर स्थिति बताई जाती है। तो इस रिपोर्ट के निष्कर्ष इन मामलों में महत्वपूर्ण है। हम कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। जैसे पंजीकृत संज्ञेय अपराधों की संख्या में 7.6% की कमी आई है। अब संज्ञेय अपराध का मतलब क्या है? जिसमें पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती, उनको कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। तो पंजीकृत संज्ञेय अपराधों की संख्या में 7.6% की कमी हुई है 2020 की तुलना में। 2020 में पंजीकृत संज्ञेय अपराधों की संख्या जो थी लगभग 66 लाख थी, अभी 2021 में ये लगभग 60.9 लाख है। तो यहाँ हमें अच्छी स्थिति दिखाई देती है। देश में क्राइम रेट अभी कितना है? 445.9, ठीक है। क्राइम रेट का मतलब क्या है? प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर अपराधों की संख्या। ये 2020 से अगर तुलना करें तो 2020 में ये क्राइम रेट कितना था? 487.8। तो यहाँ भी बेहतर स्थिति हमें दिखाई देती है। और अगर हम बात करें कि जैसे हत्या के पंजीकृत मामलों में 0.3% की वृद्धि है, इसमें पहला राज्य कौन है? यूपी है, और हमारे मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। अपहरण के पंजीकृत मामलों में 19.9% की वृद्धि है, फर्स्ट यूपी है, एमपी फोर्थ है यहाँ भी। फिर आप देखेंगे लापता व्यक्तियों की संख्या में 20.6% की वृद्धि है। लापता बच्चों की संख्या में, जब भी आप बच्चों से संबंधित मुद्दे लिख रहे हैं, महिलाओं से संबंधित मुद्दे लिख रहे हैं, तो वहां पर आप इन डाटा का प्रयोग करके अपनी बात रख सकते हैं। बात ऑथेंटिक होगी और आपको अच्छे अंक मुख्य परीक्षा में जरूर मिलेंगे। मानव तस्करी से पंजीकृत मामलों में आप देखेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध के पंजीकृत मामलों में 15.3% की वृद्धि इस रिपोर्ट में बताई गई, यानी यहाँ भी गंभीर स्थिति है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ पंजीकृत अपराध के कुल मामलों में सर्वाधिक अपराध पति या उनके परिचितों द्वारा क्रूरता से संबंधित है, और यहाँ पर शीर्ष राज्य बताया गया है यूपी, और सबसे कम मामले जो महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित है वो नागालैंड में है। दहेज से संबंधित कुल मामलों में यूपी में 1/3 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि महिलाओं के संबंध में जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, निबंध में लिख रहे हैं, मुख्य परीक्षा में लिख रहे हैं, तो ये आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं आप। कुछ और बातें बताई गई हैं कि रेप के पंजीकृत मामलों में 19.34% की वृद्धि है, जिसमें पहला राज्य राजस्थान है, वहीं हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो यहाँ भी गंभीर स्थिति दिखाई देती है। वहीं सबसे कम मामले जो हैं वो नागालैंड में दर्ज हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध संबंधी पंजीकृत मामलों में 16.2% की वृद्धि है। फर्स्ट यहाँ पर एमपी है, जहाँ बच्चों के खिलाफ अपराध संबंधी पंजीकृत मामलों की संख्या सर्वाधिक है। अगर साइबर अपराध की तरफ देखें तो 5.9% की वृद्धि 2020 की तुलना में हुई है। और शीर्ष राज्य जहां साइबर अपराध की संख्या ज़्यादा है वो तेलंगाना है, और सिक्किम और पुदुचेरी में कोई भी ऐसे मामले साइबर अपराध के सामने नहीं आए हैं। अगर हम एससी से संबंधित अपराधों में देखें तो 1.2% की वृद्धि हुई है, और पहला स्टेट कौन सा है? यूपी रहा है। वहीं एसटी से संबंधित अपराधों में 6.4% की वृद्धि इस रिपोर्ट में बताई गई है, जिसमें पहला स्थान एमपी का रहा है। ऐसे ही वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध में 5.3% की वृद्धि है। राज्य के विरुद्ध अपराधों में 0.8% की कमी आई है। तो ये यहाँ पर कमी अच्छी स्थिति को बताती है। आर्थिक अपराध में भी 19.4% की वृद्धि हुई है। अब अगर आप मुख्य परीक्षा में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कुछ मुद्दे लिख रहे हैं तो वहाँ आप बता सकते हैं कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध में
5.3% की वृद्धि है और इसमें शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो ये 2021 हमारे मेंस वैल्यू एडिशन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में यही पूछा जा सकता है कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। फिर एनसीआरबी के बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में विलय से संबंधित है। अब ये पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी किसकी पार्टी है? ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है। पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी किसकी है? कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व सीएम रहे हैं। 19 सितंबर 2022 को इन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने की घोषणा की और इसीलिए पंजाब लोक कांग्रेस का पार्टी चर्चा में रही। तो हमें ध्यान रखना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात, भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। अब ये जो प्रतिबंध लगा है वो यूएपीए एक्ट 1967 के तहत लगा है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। अब अगर हम पीएफआई के बारे में जानें तो पीएफआई क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। अब क्यों इस पर बैन लगाया गया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ संबंधों, देश विरोधी एवं आतंकी गतिविधियों के साथ साथ हिंसक मामलों में इसकी संलिप्तता रही है और इसी कारण भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि पीएफआई क्या है या पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात गुलाम अली खटाना से संबंधित है। ये भी चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता हैं और इसी कारण ये चर्चा में रहे हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि गुलाम अली खटाना कौन है, तो ये जम्मू कश्मीर के हैं, राज्यसभा में इनका नॉमिनेशन हुआ है और ये पहले गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता हैं। आगे देखते हैं। एक अगली बात जो महत्वपूर्ण है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसे दार्जिलिंग जो भी कहते हैं, उससे संबंधित है। हाल ही में चिड़ियाघर निदेशकों का सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। कब? 10 सितंबर 2022 को चिड़ियाघर निदेशकों का सम्मेलन, और उसमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया और इसीलिए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क चर्चा में रहा है। अब हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? इसकी अवस्थिति को लेकर पूछा जा सकता है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित चिड़ियाघर है और इसीलिए इसको दार्जिलिंग जो भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 22वें शिखर सम्मेलन 2022 से संबंधित है, जिसका आयोजन 15 से 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। अब उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान मध्य एशियाई देश है और इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए उज्बेकिस्तान की राजधानी, तो ये ध्यान रखना है। तो एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। अब हम कुछ निष्कर्ष जान लेते हैं इस 22वें शिखर सम्मेलन के बारे में। तो 22वें शिखर सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण बात समरकंद डिक्लेरेशन के बारे में रही। इसमें समरकंद घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत एससीओ की वर्ष 2023 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई और भारत को पहली बार एससीओ की अध्यक्षता मिली है 2017 में शामिल होने के बाद, यानी वर्ष 2023 का 23वां सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। अगली बात, वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई। अब क्या उद्देश्य है पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित करना? तो इसका उद्देश्य है कि एससीओ के सदस्य देशों की समृद्ध विरासत और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिले। अगली बात, समर
डिक्लेरेशन में रही कि ईरान को एससीओ का 9वां सदस्य स्वीकार किया गया। अभी एससीओ के बारे में हम कुछ और बातें जानेंगे मूलभूत, उसमें समझ में आएगा कि अभी तक 8 सदस्य थे और एससीओ का 9वां सदस्य कौन है, ईरान है। कुछ और बातें इसमें महत्वपूर्ण रही कि जैसे 2021 एससीओ ईयर ऑफ कल्चर मनाया गया, 2023 को एससीओ ईयर ऑफ टूरिज्म मनाने की बात इसमें कही गई और इसमें तजिकिस्तान का प्रस्ताव था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स 2025 के रूप में मनाया जाना चाहिए, यानी ग्लेशियर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को मनाया जाना चाहिए। तो उसके तजिकिस्तान के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। अब हम एससीओ के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं जो हो सकता है हमारी एग्जाम में पूछा जाए। जैसे एससीओ का फुल फॉर्म हमने देखा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु तो इसकी स्थापना की गई थी। इसकी पूर्व संस्था क्या है, संघाई 5 बोला जाता था। संघाई 5 इसकी पूर्व संस्था थी। 1996 में 5 देश आए थे जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजिकिस्तान। जैसा कि हमने बात की कि मध्य एशिया में सुरक्षा चिंता एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, तो संघाई 5 के रूप में स्थापना हुई। 2001 में एससीओ की स्थापना मानी जाती है क्योंकि इसका पहला सम्मेलन 2001 में हुआ, ठीक है। उज्बेकिस्तान 2001 में शामिल हुआ। भारत और पाकिस्तान जो हैं 2017 में इसमें शामिल हुए। और अभी हमने बात की कि इस साल के जो सम्मेलन में ईरान भी शामिल हो गया, तो इस प्रकार से ईरान 9वां सदस्य हो गया। तो 5 यहाँ थे, छठा उज्बेकिस्तान हो गया और भारत पाकिस्तान 7 और 8 हो गए और ईरान 9वां हो गया। तो ये बातें हैं। अब अगर हम एससीओ के प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये 40% ग्लोबल पॉपुलेशन का कवर करता है, वहीं ग्लोबल जीडीपी का 30% ग्लोबल जीडीपी का कवर करता है ये। अब अगर हम एससीओ के बारे में और जानें तो एससीओ की जो एक संस्था है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, ये सर्वोच्च निकाय है निर्णय लेने वाला। कुछ और संस्थाएं हैं एससीओ की, एक संस्था है रैट्स का फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटना। तो रैट्स किसकी संस्था है, ये ध्यान रखना है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चीन में है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर एससीओ के बारे में पूछा जाएगा। अभी हाल ही में एससीओ चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि इसका 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, उज्बेकिस्तान में। अब अगला कब होगा, भारत में। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। वाराणसी के बारे में पूछा जा सकता है, ईरान के बारे में पूछा जा सकता है कि 9वां सदस्य कौन सा देश है। ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे। अगली बात मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 के बारे में है, जो 8 सितंबर 2022 को जारी की गई। जारीकर्ता कौन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी की गई। अब कुछ बातें महत्वपूर्ण है, जान लेते हैं एसडीआर के बारे में। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये 3 आधारों पर यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, जिसमें है स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर। ये 3 आधार हैं जिन पर यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। कब से जारी कर रहा है, 1990 से प्रतिवर्ष जारी कर रहा है। महबूब उल हक जो कि बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 1990 में तैयार की गई थी और तभी से ये जारी हो रही है। अब अगर हम इस वर्ष की रिपोर्ट की तरफ नज़र डालें तो इसमें सबसे पहला स्थान किसका रहा है, इसमें सबसे पहला स्थान स्विट्जरलैंड का रहा है, दूसरा स्थान नॉर्वे का रहा है। वहीं 191 देशों को इस बार इस सूची में जगह दी गई है, जिसमें दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम 191 स्थान पर रहा है। अगर हम भारत की ओर नज़र डालें तो भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा है और भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.633 है। अगर हम विगत वर्ष से तुलना करें, 2020 से तुलना करें, तो भारत की रैंक 189 देशों में 131वीं थी और भारत का जो एसडीआई सूचकांक था 0.645 था। तो इस बार 633 है, यानी हमारी रैंक गिरी है, हम और निम्न स्तर पे पहुंचे हैं। और इस रिपोर्ट में भारत की जो मानव विकास की स्थिति है वो मध्यम बताई गई है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है।
ठीक है। यूएनडीपी 2021-22 की जो रिपोर्ट है, पहले स्थान पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। अभी तक नॉर्वे हर बार रहा करता था, लेकिन पहली बार है कि स्विट्जरलैंड है इसमें। नॉर्वे दूसरे नंबर पर रहा है। लास्ट स्थिति किसकी है? दक्षिणी सूडान की है। और भारत 132वें स्थान पर रहा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारत जापान 2+2 वार्ता से संबंधित है। भारत जापान के बीच दूसरी 2+2 वार्ता हुई है। कहाँ हुई है? इसका आयोजन हुआ है टोक्यो जापान में 8 सितंबर 2022 को। अब ये दूसरी वार्ता हमने जैसे बात की, तो पहली कब हुई थी? 2019 में हुई थी। अब कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। अभी ये दूसरी है जो कि जापान टोक्यो में हुई है। अब 2+2 वार्ता मंत्री स्तरीय वार्ता होती, जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के भाग लेते हैं। अब 2+2 वार्ता का क्या उद्देश्य है? कि पारस्परिक संबंधों के विस्तार एवं उनमें प्रगाढ़ता लाना। जिन देशों के बीच 2+2 वार्ता हो रही है, भारत 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया व रूस हैं। अब अगर हम भारत जापान के बीच जो ये दूसरी 2+2 वार्ता है, इसके बारे में बात करें तो कौन कौन से मुद्दे जो रहे जिन पर इन्होंने चर्चा की, तो यूक्रेन संकट है, एशिया प्रशांत पर चीनी आक्रामकता को लेकर बातें की गई, क्षेत्रीय संप्रभुता व अखंडता पर जोर देने की बात कही गई, कोविड-19 महामारी को लेकर भी इस वार्ता में बातें की गई। तो ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जापान की दूसरी 2+2 वार्ता कहाँ हुई? टोक्यो जापान में। और ये बात भी पूछी जा सकती है कि किन किन देशों के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से संबंधित है। इनका निधन 8 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की आयु में हो गया। अब हम कुछ और बातें जान लेते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पूरा नाम क्या था? एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी। इनके अगर हम शासनकाल की ओर नज़र डालें तो 1952 से 2022 तक इनका शासनकाल रहा, यानी 70 वर्ष और 214 दिन का इनका शासन रहा। और यूके के शासन की ये औपचारिक प्रमुख रही हैं लगभग 70 वर्ष। सर्वाधिक समय तक यूके के शासनाध्यक्ष के रूप में इनका रिकॉर्ड है। हालांकि विश्व में यह स्थान दूसरा है। विश्व में सबसे ज़्यादा शासनाध्यक्ष के रूप में लुई 14वें, जो कि फ्रांस के राजा थे, उन्होंने शासन किया। लुई 14वें का अगर हम काल देखें तो इनका 1643 से 1715 तक फ्रांस के शासनाध्यक्ष के रूप में इन्होंने शासन किया। लगभग 72 वर्ष 110 दिन का ये कार्यकाल रहा। अब अगर हम एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कुछ और बातें जानें तो ये इन्होंने 3 बार भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा इन्होंने 3 बार की। कब कब की? 1961 में, 1983 में और 1997 में। ब्रिटेन के साथ साथ ही 14 अन्य राष्ट्रमंडल देशों की महारानी थी और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। इसी कारण ये चर्चा में रही हैं। भारत की ओर से भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनके अंतिम संस्कार में, अंतिम विदाई में सम्मिलित हुई। तो ये बातें ध्यान रखनी हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है ये पूछा जाए कि महारानी की अंतिम विदाई में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, भारत की ओर से कौन गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात चार्ल्स तृतीय से संबंधित है। अब ये चार्ल्स तृतीय कौन है? ये ब्रिटेन के नए सम्राट बने। क्यों? क्योंकि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, जैसा कि हमने बात की 8 सितंबर को, और उनकी जगह पर चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। अब ये चार्ल्स तृतीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ही सबसे बड़े पुत्र हैं, 73 वर्षीय हैं। और इससे पहले ये प्रिंस ऑफ वेल्स थे, यानी वेल्स के राजकुमार थे। चार्ल्स तृतीय का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इन्हें ब्रिटेन का नया सम्राट नियुक्त किया गया है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली जानकारी है, अमेरिका ने अफगानिस्तान का गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र, मेजर नॉन नाटो एलाई का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यह दर्जा 2012 में दिया गया था और अभी 23 सितंबर 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक आदेश जारी करके इस गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर दिया गया।
अब अफगानिस्तान को यह दर्जा प्राप्त होने से अमेरिका से बड़े पैमाने पर सैन्य एवं आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी, नाटो राष्ट्रों के समान ही। और अभी अफगानिस्तान का ये दर्जा समाप्त हो गया तो ये सुविधाएं अब नहीं मिलेंगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश का मेजर नॉन नेटो अलाय का दर्जा समाप्त किया है, तो वो होगा अफगानिस्तान। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना की भारत यात्रा से संबंधित है। कब हुई है? 5 से 8 सितंबर 2022 को। और इसमें जो भी बातें महत्वपूर्ण रहीं उसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें नदी जल साझाकरण को लेकर कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कुशियारा नदी के जल बंटवारे संबंधी समझौता संपन्न हुआ। ज्ञात हो कि दोनों देशों के बीच लगभग 54 नदियों का सीमा पारी जल साझा होता है और इसमें कुशियारा नदी के जल बंटवारा संबंधी समझौता इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा। तो कुशियारा नदी के बारे में अगर हम कुछ बातें जानें तो कुशियारा नदी बराक की सहायक नदी है, बराक की सहायक नदी है ये। और ये जो कुशियारा नदी जल बंटवारा समझौता हुआ है ये 1996 के बाद पहला समझौता है। 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1996 में। तो उसके बाद ये पहला है। ध्यान रखना है कि बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना है। और जो बातें पूछी जा सकती हैं, कुशियारा नदी के बारे में पूछा जा सकता है, किसकी सहायक नदी है, कहाँ बहती है, अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच कुशियारा नदी के जल के बंटवारे संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये बातें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से संबंधित है। भारतीय प्रधानमंत्री दिवंगत पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के उद्देश्य से इन्होंने जापान की यात्रा की। ज्ञात हो कि जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कब? 8 जुलाई 2022 को। और इनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार 15 जुलाई को ही हो गया था। अभी राजकीय अंतिम संस्कार 27 सितंबर 2022 को हुआ और उसी में सम्मिलित होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री गए। ये जो इनका राजकीय अंतिम संस्कार है विश्व में अब तक का सबसे महंगा अंतिम संस्कार माना जा रहा है, जिसमें लगभग 97 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर जापानी रुपए में बात करें तो 1.8 अरब येन खर्च हुए। और यहाँ पर राजकीय अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए 200 देशों से अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। तो ध्यान रखना है, भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा जो 27 सितंबर 2022 को संपन्न हुई, किन अर्थों में महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात कजाकिस्तान से संबंधित है। कजाकिस्तान ने अपने राजधानी का नाम बदलकर फिर से अस्ताना रख दिया है। अभी तक कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या था? नूर सुल्तान। तो अब इसके बारे में बातें जान लेते हैं कि नूर सुल्तान क्यों नाम पड़ा था, अभी अस्ताना नाम क्यों रख दिया है। तो कजाकिस्तान 1991 के यूएसएसआर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ये इसका उदय हुआ था। जैसा कि पता है कि कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई राष्ट्र है। अब पहले इसकी राजधानी क्या थी? नूर सुल्तान। और अभी सितंबर 2022 में इसका नाम क्या कर दिया गया है? अस्ताना कर दिया गया है। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति रहे हैं नूर सुल्तान नजरबायेव। और इनका कार्यकाल, हमने क्या कहा कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1991 के पश्चात कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नूर सुल्तान नजरबायेव। और इनका कार्यकाल रहा है 1990 से 2019 तक, लगभग 30 वर्ष। 2019 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और तत्कालीन जो नए अंतरिम राष्ट्रपति थे कासिम जोमार्त तोकायेव, इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में ही राजधानी अस्ताना का नाम बदल के क्या कर दिया था? नूर सुल्तान। और अभी सितंबर 2022 में राष्ट्रपति तोकायेव ने फिर से राजधानी का नाम अस्ताना करने का प्रस्ताव पेश किया है और जिसकी स्वीकृति संसद को मिल गई है। तो ये कहानी थी कि किस प्रकार से नाम बदला। कुछ और बातें महत्वपूर्ण है कि जैसे अभी
कजाकिस्तान में एक अन्य बिल पारित हुआ जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल अब 7 वर्ष का होगा। पहले 5 वर्ष का था, अब 7 वर्ष का होगा। एक और नए कानून के तहत राष्ट्रपति को उसके दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि कजाकिस्तान की राजधानी कौन है, तो अब अस्ताना है। पहले अस्ताना थी, बाद में नूर सुल्तान हुई, फिर अब इसे पुनः अस्ताना कर दिया गया है। हमने इसके पीछे कहानी समझी। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात हरिकेन फियोना के बारे में है। हरिकेन फियोना अटलांटिक महासागर में आया। कब? सितंबर 2022 में। इसने उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती राष्ट्रों में भयंकर तबाही मचाई। तटवर्ती राष्ट्रों में प्यूर्तो रिको, डोमिनियन रिपब्लिक, ये सब देश आते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि हरिकेन फियोना कहाँ आया, तो अटलांटिक महासागर में। किन किन राज्य इससे प्रभावित रहे, तो उत्तरी अमेरिकी जो राष्ट्र हैं जैसे प्यूर्तो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब इससे प्रभावित रहे। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज हमने सितंबर 2022 में चर्चा में रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को पढ़ा। तो अब हम सितंबर 2022 में चर्चा में रहे आर्थिक परिदृश्य को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में है। IDF WDS 2022 इसका आशय है। IDF का मतलब है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन और WDS का मतलब है वर्ल्ड डेयरी समिट। अब विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल क्या था? ग्रेटर नोएडा, भारत। तो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। आयोजन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब कब ये किया गया? 12 से 15 सितंबर 2022 को। और इस सम्मेलन में 15 देशों के 1500 से अधिक डेयरी हितधारकों ने भाग लिया। अब डेयरी हितधारक कौन होंगे? किसान हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, नीति निर्माता हो सकते हैं। अब ये 2022 का सम्मेलन भारत में हुआ। 1974 का सम्मेलन भी भारत में ही हुआ था। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि पहली बार नहीं है कि विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ है। 1974 में भी इसका आयोजन हो चुका है। अब इसकी थीम क्या रही इस सम्मेलन की? तो पोषण और आजीविका के लिए डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। प्रारंभिक परीक्षा में आयोजन स्थल को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं और मुख्य परीक्षा में थीम को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। किसी भी सम्मेलन की थीम सामान्य रूप से पूछी जा रही है अभी हमारी मुख्य परीक्षा में, तो इसीलिए इन सबको रखने की कोशिश की गई है। अब हम और कुछ बातें जान लेते हैं भारत में डेयरी सेक्टर के बारे में। तो भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम है विश्व में। दुग्ध उत्पादन में भारत फर्स्ट है विश्व में। भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 23% योगदान करता है। ये बातें ध्यान रखनी है। अगर हम भारत में देखें कि भारत के शीर्ष राज्य कौन है जो दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान रखते हैं, तो यूपी फर्स्ट नंबर पे है। और ये भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 14.9% उत्पादित करता है। वहीं अपना जो एमपी है वो थर्ड स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। और भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 8.6% उत्पादन करता है। कुछ और बातें अगर हम देखें तो देश में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को ये डेयरी सेक्टर रोजगार प्रदान करता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है, हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के बारे में है, जिसको जारी किया गया है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ये जो पर्यटन सांख्यिकी है देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन तथा स्वदेशी नागरिकों की विदेश यात्राओं संबंधी रिपोर्ट को बताती है, जिसको विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें एक प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि पर्यटन सांख्यिकी को कौन जारी करता है, कौन सा मंत्रालय जारी करता है, फिर विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। अब हम रिपोर्ट के कुछ अगर निष्कर्ष देखें तो 2020 की तुलना में 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 15,27,000 रही है। ठीक है। और विदेशी पर्यटकों में शीर्ष देश रहा है अमेरिका, इसके बाद बांग्लादेश और तीसरे स्थान पर यूके। यानी भारत की यात्रा में आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज़्यादा अमेरिकी पर्यटक थे, उसके बाद बांग्लादेशी और तीसरे स्थान पर यूके का स्थान रहा। कुछ और बातें जैसे शीर्ष राज्य जहां विदेशी पर्यटक गए तो महाराष्ट्र, यानी विदेशी पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा गए तो महाराष्ट्र में गए।
विदेशियों द्वारा सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला स्मारक कौन सा रहा? तमिलनाडु के मामल्लपुरम के स्मारकों का समूह। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती हैं। कुछ और बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, जैसे वर्ष 2021 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन कितना रहा? 8.8 अरब डॉलर। अगर हम 2020 से इसकी तुलना करें तो लगभग 26% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन के मामले में। 2020 में यह आंकड़ा लगभग 6.96 अरब डॉलर था, अभी कितना है? 8.8। तो 26% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है। अगली बात रिपोर्ट में कही गई है, 2021 में भारत से विदेशी यात्रा पर जाने वालों की संख्या कितनी है? 85.5 लाख। और भारतीयों का शीर्ष गंतव्य स्थान क्या रहा है? यूएई। कुछ और बातें हैं, जैसे 2021 में घरेलू पर्यटकों की संख्या कितनी थी, यानी अपने देश के भीतर ही जो पर्यटन हुआ उसकी संख्या कितनी? 67 लाख। घरेलू पर्यटकों के लिए शीर्ष गंतव्य राज्य कौन सा रहा? तमिलनाडु रहा। घरेलू पर्यटकों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान क्या रहा? ताजमहल। तो ये आंकड़े महत्वपूर्ण है, हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में है, जिसको जारी किया गया है वीपो के द्वारा। और इसमें दो अन्य संस्थान भी शामिल हैं, जिसमें कार्नेल यूनिवर्सिटी और दूसरा है इंसीड बिजनेस स्कूल। तो अगर पूछा जाएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो वीपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल की सहायता से। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक का क्या उद्देश्य है? यह सूचकांक नवाचार के मामले में विभिन्न देशों की क्षमताओं व सफलताओं का आकलन करता है। जैसा कि हमने बात की कि जारीकर्ता कौन है? वीपो। वीपो के बारे में अगर हम कुछ बातें जानें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें 193 सदस्य देश हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। अब अगर हम इस साल के सूचकांक के बारे में बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अगर निष्कर्ष की बात करें 2022 के, तो पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, वहीं दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड का सूचकांक क्या रहा है? 64.6 आउट ऑफ 100, फर्स्ट रैंक है इसकी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इस वर्ष 40वां स्थान रहा है 132 देशों में, और भारत का जो स्कोर रहा है 36.6 आउट ऑफ 100। अगर हम 2021 से भारत की तुलना करें तो भारत की रैंक 2021 में 46 थी, इस बार 40 है, यानी सुधार की स्थिति भारत के संदर्भ में हमें दिखाई देती है। वहीं इस सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर रहा है गिनी, 132वां स्थान इसको दिया गया है। गिनी क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी देश। तो ध्यान रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट कौन रहा, लास्ट कौन रहा, भारत की क्या पोजीशन रही। ठीक है, तो ये सब कौन जारी करता है, तो ये सब आंकड़े महत्वपूर्ण है हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, और मुख्य परीक्षा में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। थीम को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की जो रिपोर्ट आई उसमें थीम क्या थी? नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है। इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, हिंदी में इसका मतलब होगा नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है। तो थीम को लेकर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, इसलिए यहाँ पर इसे रखने की कोशिश की गई है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली एक छोटी सी जानकारी है कि भारत की विदेशी जो व्यापार नीति है 2015 से 20, इसकी अवधि में पुनः 6 माह की वृद्धि की गई है। अब ये मार्च 2023 तक लागू रहेगी। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की जो विदेश व्यापार नीति है कब तक लागू रहेगी, तो मार्च 2023 तक। विदेश व्यापार नीति से क्या आशय है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना विदेश व्यापार नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में इसमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना, समय को कम करना, लागत को कम करना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं।
अब अगर हम भारत की विदेश व्यापार नीति की 2015 से 20 की बात करें तो इसे 1 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था और ये कब समाप्त होनी थी? 31 मार्च 2020 को। कोरोना महामारी के चलते नई नीति की घोषणा नहीं की जा सकी और इसीलिए इसकी अवधि में पुनः बार बार वृद्धि की जाती रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा विदेश व्यापार नीति को लेकर तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात भारत की नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के बारे में है, न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के बारे में। तो लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो संसाधनों के उत्पादन, भंडारण और अंतिम गंतव्य पर पहुंचने तक उनके परिवहन के प्रबंधन की जो समग्र प्रक्रिया है उसे लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। और इसी संदर्भ में नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया सितंबर 2022 में। उद्देश्य क्या है? देश में वस्तुओं की बाधा रहित आवाजाही को बढ़ावा देना, बाधा रहित आवाजाही तथा घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना। अभी हमने जो पढ़ा था भारत की विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, तो उसी दिशा में ये लॉजिस्टिक पॉलिसी महत्वपूर्ण है। कुछ और बातें अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि भारत में जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है तो 2021 में इसकी वैल्यू कितनी है? 250 अरब डॉलर। वहीं 2025 में इसके 380 अरब डॉलर होने की संभावना है। एक चीज़ भारतीय लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में कही जाती है या भारतीय लॉजिस्टिक्स के बारे में कहा जाता है कि भारत की उच्च लॉजिस्टिक लागत है, लॉजिस्टिक लागत है जो जीडीपी का 13 से 14% है। वहीं अगर हम इसका ग्लोबल एवरेज देखें तो लगभग ये जीडीपी का 8 से 9% है। तो उच्च लॉजिस्टिक लागत है। अब इस लॉजिस्टिक लागत में हमने बात की थी, लॉजिस्टिक का मतलब क्या है कि संसाधनों के उत्पादन, भंडारण और अंतिम गंतव्य पर पहुंचने तक उनके परिवहन के प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। तो भारत में आप देखेंगे कि जो परिवहन पर जो खर्च है वो कितना है? लगभग 53% है। वहीं वेयर हाउसिंग पर खर्चा कितना है? लगभग 12%। वहीं सामग्री के प्रबंधन में कितना खर्च आता है? 10%। तो इन्हीं चीज़ों की बात कही जाती है और इन्हीं के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत की जो लॉजिस्टिक लागत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं चीज़ों पे ये सुधार करेगी नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। तो ये बातें ध्यान रखनी है। प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और मुख्य परीक्षा में भी चीज़ें पूछी जा सकती, तो आप इन आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगली बात भारत में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग के निर्माण से संबंधित है, जो बनाई गई है महाराष्ट्र थाने की खाड़ी में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और सिलफाटा के बीच। अगर पूछा जाएगा कि भारत में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में हुआ, तो महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? थाने की खाड़ी में बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स व सिलफाटा के बीच। क्यों किया गया है? बुलेट ट्रेन के लिए ये जो रेल सुरंग है उसका निर्माण किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की इसका ट्रैक है, तो उसके बीच बनाई जा रही है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच। तो बुलेट ट्रेन के लिए ही समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग का निर्माण महाराष्ट्र में किया गया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन के बारे में है, जो गांधीनगर मुंबई मार्ग पर चलाई जा रही है। अब अगर हम तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि इसका रूट क्या है, तो गांधीनगर मुंबई मार्ग। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जान लेते हैं। तो वंदे भारत जो ट्रेन है ये पूर्णतः स्वदेशी है और देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। एवरेज स्पीड इसकी कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर। पहली कब चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस? 2019 में चली थी, फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी। ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। दूसरी जो चली थी वो नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर चली थी, वैष्णो देवी कटरा मार्ग। और अभी
वंदे भारत एक्सप्रेस चर्चा में क्यों रही? क्योंकि देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर मुंबई मार्ग पर चलाई जा रही है। अब हम सितंबर 2022 में चर्चा में रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात आईएनएस विक्रांत के बारे में है। हाल ही में आईएनएस विक्रांत चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया है 2 सितंबर 2022 को। केरल के कोच्चि में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया और इसी अवसर पर भारतीय नौसेना का एक नया ध्वज भी स्वीकार किया गया। जो भारतीय नौसेना का नया ध्वज है वो छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। हमारे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है इसे। अब अगर हम आईएनएस विक्रांत की कुछ विशेषताएं देखें कि आईएनएस विक्रांत है क्या, तो आईएनएस विक्रांत देश में निर्मित पहला विमानवाहक युद्धपोत है। यानी हमारे पास और भी विमानवाहक युद्धपोत हैं, लेकिन ये देश में निर्मित पहला है। कुछ और बातें आईएनएस विक्रांत के बारे में, जैसे इसका विकास किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। यहाँ पर 76% स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है। आईएनएस विक्रांत की जो विस्थापन क्षमता है 43,000 टन है और इस दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा विमानवाहक युद्धपोत है। कुछ और बातें कही गई हैं इसके बारे में कि इसके नामकरण को लेकर, तो इसका नामकरण पूर्व में काम कर चुके आईएनएस विक्रांत के बारे में है, विक्रांत के नाम पर है। तो आईएनएस विक्रांत को हमने ब्रिटेन से खरीदा था 1957 में और उसका नाम क्या था? HMS हरक्यूलिस, ठीक। और इसी को हमने भारतीय नाम दिया था आईएनएस विक्रांत। इसने अपनी सेवाएं 1961 से 97 तक दी और इसी के नाम पर आईएनएस विक्रांत का नाम पड़ा है। कुछ और बातें कही गई कि भारत में बनाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। क्यों? क्योंकि जो इसकी लंबाई है 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर है, इसकी ऊंचाई 59 मीटर है और इसकी जो अधिकतम गति है, अधिकतम गति वो 52 किलोमीटर पर आवर या 28 नॉटिकल माइल है, ठीक। ये बातें कही गई हैं। जैसे कि हमने बात की कि ये इसके अलावा भी एक और युद्धपोत है, विमानवाहक युद्धपोत है। तो भारत में अब विमानवाहक युद्धपोतों की संख्या 2 हो गई हैं। एक तो हो गया आईएनएस विक्रांत जिसकी चर्चा अभी हमने की, और एक और है आईएनएस विक्रमादित्य। इसे हमने रूस से खरीदा था और इसका नाम क्या था? मिखाइल गोर्स्कोव, जिसे हमने आईएनएस विक्रमादित्य नाम दिया है, ठीक। अब आईएनएस विक्रांत का क्या महत्व है इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना अब विश्व भर में पहुंच तथा गहरे समुद्र में भी ऑपरेशंस करने में सक्षम हो गई है आईएनएस विक्रांत के द्वारा। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि आईएनएस विक्रांत क्या है, तो ये देश में निर्मित पहला विमानवाहक युद्धपोत है। एक अन्य विमानवाहक युद्धपोत कौन सा है? आईएनएस विक्रमादित्य। इसका विकास किसने किया है? भारतीय नौसेना के नए ध्वज के बारे में पूछा जा सकता है कि यह किससे प्रेरित है, तो छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है, ठीक है। विस्थापन क्षमता विश्व का 7वां बड़ा विमानवाहक युद्धपोत, ये बातें पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली बात आईएनएस तारागिरी के बारे में है। हाल ही में आईएनएस तारागिरी चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि 11 सितंबर 2022 को मुंबई में जलावतरण इसका किया गया। जलावतरण का मतलब है कि जलयान को पानी में उतारना। तो 11 सितंबर 2022 को मुंबई में आईएनएस तारागिरी का जलावतरण किया गया और इसी कारण ये चर्चा में रहा। कुछ बातें जान लेते हैं आईएनएस तारागिरी के बारे में। तो आईएनएस तारागिरी का निर्माण किया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा, जो कि मुंबई में स्थित है। कुछ विशेषताएं अगर हम देखें तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह एक स्टील्थ युद्धपोत है, यानी स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी यह रडार की नज़र से बचने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण किया गया है और ये नीलगिरी श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। कुछ और बातें हैं इसके नामकरण को लेकर। तो आईएनएस तारागिरी का नामकरण जो हुआ है भारतीय नौसेना में 1980 से 2013 तक सेवा दे चुके आईएनएस तारागिरी के नाम पर ही है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आईएनएस तारागिरी के बारे में। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आईएनएस तारागिरी है क्या, इसका निर्माण किसने किया है, ठीक है, किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण है, ठीक है, किस श्रेणी का है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात पर्वत प्रहार एक्सरसाइज के बारे में है। यह भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है। भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन सितंबर 2022 में लद्दाख क्षेत्र में किया गया।
तो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पर्वत प्रहार का संबंध किन देशों से है, तो ये भारतीय सेना का ही, इसमें कोई अन्य देश नहीं है, केवल भारत की सेनाओं का ही ये सैन्य अभ्यास है जो लद्दाख क्षेत्र में अभी ये 2022 का सत्र आयोजित किया गया। लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में यह भारतीय सेना का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कहा जा रहा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव के बारे में है। ये 2 दिवसीय आयोजन था। 10 से 11 सितंबर 2022 को आयोजित हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद के साइंस सिटी में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ठीक है। अब पीएम मोदी द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया। क्या बातें इसमें महत्वपूर्ण रही? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विजन 2047 प्रस्तुत करने के लिए संबंधित मुद्दों पर चर्चा इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण वार्ताओं में रही। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो अहमदाबाद के साइंस सिटी में, किस मंत्रालय के सहयोग से। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात ककाडू 2022 के बारे में है। अब ये ककाडू 2022 क्या है? ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया। भारत सहित 20 से अधिक देशों की नौसेनाओं व नौसैनिक विमानों ने इसमें भाग लिया। जैसा कि हमने बात की कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। क्या भारत इसमें सम्मिलित हुआ? यस, ककाडू 2022। अब इसका आयोजन 12 से 22 सितंबर 2022 को हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में। भारत की ओर से आईएनएस सतपुड़ा नौसैनिक पोत व लंबी दूरी के नौसैनिक पेट्रोलिंग विमान P-81 ने इसमें भागीदारी निभाई। तो अगर ये पूछा जाएगा कि ककाडू क्या है, तो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व हुआ और भारत भी इसमें सम्मिलित हुआ। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात भारत के पहले HTS ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक मिशन के बारे में है। हाल ही में इसरो ने HCI कंपनी ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया के सहयोग से भारत के पहले HTS ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक मिशन के संचालन की घोषणा की है। इंडियाज फर्स्ट HTS ब्रॉडबैंड सर्विस। HTS का मतलब है हाई थ्रूपुट सैटेलाइट। अब कुछ बातें जान लेते हैं। क्या उद्देश्य है भारत के पहले HTS ब्रॉडबैंड सेवा का? भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देना। और हमने बात की HCI कंपनी के सहयोग से इसरो ने भारत के पहले HTS ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक मिशन के संचालन की जो घोषणा की है। तो HCS है क्या? ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया। यह ब्रॉडबैंड उपग्रह नेटवर्क और सेवाओं का अग्रणी वैश्विक सेवा प्रदाता कंपनी है। ठीक है, जैसा कि हमने बात की कि उद्देश्य क्या कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देना। तो HCI कंपनी ने इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 उपग्रहों की मदद से उच्च गति वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं पूरे भारत में प्रदान करने का समझौता किया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह भारत का पहला HTS ब्रॉडबैंड सेवा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। HCI कंपनी, भारत के पहले HTS ब्रॉडबैंड सेवा, इंडियाज फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड सर्विसेज के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात चंद्रमा पर खोजे गए नए खनिज को लेकर है, जिसे नाम दिया गया है चेनसाइट वाई। चीन ने चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की है, फॉस्फेट खनिज, जिसको नाम दिया गया है चेनसाइट वाई। इस प्रकार से चीन अमेरिका व रूस के बाद तीसरा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर किसी नए तत्व की खोज की है। ज्ञात हो कि मनुष्य द्वारा चांद पर अभी तक 5 ही खनिजों की खोज की गई थी। अभी ये छठा खनिज कौन बन गया है? चेनसाइट वाई। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात जंगली आर्कटिक भेड़िए के क्लोन से संबंधित है, जिसे माया नाम दिया गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने इस क्लोन को बनाया है। दुनिया का पहला जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन है ये। पूछा जाएगा कि माया क्या है, तो जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन है और दुनिया में पहला, यानी पहली बार इसका निर्माण किया गया है। इस क्लोन को किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। अभी अगर हम जंगली आर्कटिक भेड़िए की बात करें जिसके क्लोन को चीन ने बनाया है, उसे व्हाइट वोल्फ या पोलर वोल्फ भी कहा जाता है और ये कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के हाई आर्कटिक का मूल निवासी है।
तो ये बातें ध्यान रखनी है। माया के बारे में, माया क्या है? जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन। किसने बनाया है? चीन ने। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने आर्थिक परिदृश्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी बातें सितंबर 2022 में महत्वपूर्ण रहीं उनको पढ़ने की कोशिश की। हम सितंबर 2022 में नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला नाम रोजा ओटुनवायेव का है। रोजा ओटुनवायेव क्यों चर्चा में रही हैं? ये अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष दूत के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के सहायता मिशन के प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। किनकी? रोजा ओटुनवायेव की, सितंबर 2022 में। इन्होंने कनाडा के डेबोरा लियोन्स की जगह ली है। अब अगर हम रोजा ओटुनवायेव के बारे में कुछ बातें जानें तो ये किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं। किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं 2010-11 के दौरान। किर्गिस्तान ज्ञात हो कि एक मध्य एशियाई देश है और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा किर्गिस्तान की राजधानी तो ध्यान रखना बिश्केक। और किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है। रोजा ओटुनवायेव किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रही हैं? क्योंकि इन्हें अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष दूत के रूप में नियुक्ति की गई है। चलते हैं आगे और अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान? क्योंकि इन्हें देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। सीडीएस से मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब अगर सीडीएस के बारे में कुछ और बातें जानें तो इस पद को 1 जनवरी 2020 को सृजित किया गया था रक्षा मंत्रालय के अधीन। और देश के पहले सीडीएस रहे हैं बिपिन रावत, जो दिसंबर 2021 में कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था और तभी से ये पद खाली चल रहा था। तो देश के दूसरे सीडीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति की गई है। अब सीडीएस के साथ ही भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव भी अनिल चौहान होंगे। अगर हम सीडीएस के बारे में कुछ और बातें जानें तो सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और तीनों सेनाओं के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। तीनों सेनाओं से आशय है थल सेना, जल सेना और वायु सेना। अगर हम सीडीएस के प्रमुख कार्य की बात करें तो भारतीय सेना की तीनों सेवाओं के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना इसमें सम्मिलित है। सीडीएस के पास तीनों सेनाओं के प्रमुखों को निर्देश देने का भी अधिकार होता है। तो ध्यान रखना है देश के दूसरे सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और साथ ही इन्हें भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग का सचिव भी बनाया गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं आर वेंकटरमणि। इन्हें भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा और 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए इन्हें भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह ली है जो जुलाई 2017 से भारत के महान्यायवादी थे। अब आर वेंकटरमणि एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। अगर हम भारत के महान्यायवादी पद के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी की बात करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति और पद मुक्ति दोनों राष्ट्रपति द्वारा होती है। यानी इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं और पद से हटाते भी राष्ट्रपति हैं। अब अगर हम भारत के महान्यायवादी के प्रमुख कार्य की बात करें तो यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, अतः कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। तो ध्यान रखना है कि भारत के महान्यायवादी अब कौन है? आर वेंकटरमणि। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं अखिलेश यादव। इन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है 29 सितंबर 2022 को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए। और यह तीसरी बार होगा जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को। निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में पहला नाम साइरस मिस्त्री जी का है। साइरस मिस्त्री जी देश के अग्रणी उद्योगपतियों में से एक रहे हैं। 4 सितंबर 2022 को 54 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया मुंबई के निकट पालघर में कार दुर्घटना में। कुछ और बातें अगर जानें साइरस मिस्त्री जी के बारे में तो 2012 से 16 के बीच ये टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हैं और इनके पिता का नाम पल्लोन जी मिस्त्री था और इनका निधन 28 जून 2022 को हो गया था। तो
ये बातें ध्यान रखनी है। साइरस मिस्त्री के बारे में अगर पूछा जाएगा, टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हैं 2012 से 16। पिता का नाम क्या है इनके, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगले व्यक्तित्व हैं राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव जाने माने कॉमेडियन रहे हैं और 21 सितंबर को 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। हृदयाघात के 42 दिन बाद एम्स दिल्ली में इनका निधन हो गया था। और इनका अगर हम मूल नाम देखें तो मूल नाम है सत्यप्रकाश श्रीवास्तव। कानपुर से इनका संबंध रहा है। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा राजू श्रीवास्तव जी के बारे में तो ध्यान रखना है कि जाने माने कॉमेडियन रहे हैं, हास्य कलाकार। अगले व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर बीबी लाल अर्थात प्रोफेसर ब्रजवासी लाल। ये प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। इनका निधन 10 सितंबर 2022 को 101 वर्ष की आयु में हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 1921 में झांसी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हो गई है? 10 सितंबर 2022 को 101 वर्ष की आयु में। प्रोफेसर ब्रजवासी लाल, जैसा कि हमने बात की, ये प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता रहे हैं। अयोध्या में बाबरी ढांचे के नीचे राम मंदिर के होने के साक्ष्य खोजने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2000 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं 2021 में, पिछले वर्ष, इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अब हम सितंबर 2022 में पुरस्कार और सम्मान जो भी महत्वपूर्ण रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के बारे में है, जिन्हें 27 सितंबर 2022 विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जिनका वितरण किया गया। अब राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? देश में पर्यटन को बढ़ावा देना, और पर्यटन मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। यह पुरस्कार राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश, विरासत होटलों, टूर ऑपरेटरों, व्यक्तियों व अन्य निजी संगठनों को अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते रहे हैं। 2017-18 के लिए ये पुरस्कार 27 सितंबर 2019 को प्रदान किए गए थे और अभी 2018-19 के पुरस्कार वितरण किए गए हैं। ये बात ध्यान रखना है कि 2018-19 के लिए 81 पुरस्कार वितरित किए गए। उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देख लेते हैं, खासकर कि मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण से कि मध्य प्रदेश को कौन कौन से अवार्ड मिले। कुछ बातें हैं, जैसे इसमें पहली बात आप देखेंगे कि पर्यटन के समग्र विकास के लिए फर्स्ट पुरस्कार किसको मिला है? कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए पहला अवार्ड मिला है उत्तराखंड को, और इसमें दूसरा पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को, और तीसरा पुरस्कार मिला यहाँ पर तेलंगाना को। तो ये ध्यान रखना है कि पर्यटन के समग्र विकास के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है उत्तराखंड को। वहीं सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर हेरिटेज सिटी का पुरस्कार मिला है, फर्स्ट पुरस्कार मिला है इसमें अहमदाबाद गुजरात को। अगली बात इसमें है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार मिला है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तेलंगाना को। अगली बात, प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। वहीं साहसी पर्यटन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का फर्स्ट पुरस्कार मिला है उत्तराखंड को, बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म। ये बात ध्यान रखनी है। अब कुछ पुरस्कार हैं जो मध्य प्रदेश को मिले हैं, लगभग 8 पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं। तो ये हमारे एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएं, तो इन्हें देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में मध्य प्रदेश को जो पुरस्कार मिले हैं उसमें आप पहला देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षत और दिव्यांग अनुकूल स्मारक किसको मिला है? शिव मंदिर भोजपुर को। वहीं प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। वहीं आप यहाँ पर देखिए कि जो प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा कौन सा है? कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। लेकिन प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को मिला है। अगली बात, भारत में पर्यटक स्थल का सिविक प्रबंधन कैटेगरी ए में अवार्ड मिला है इंदौर को। स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र के लिए उज्जैन को मिला है। अंग्रेजी प्रकाशन में उत्कृष्टता एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग इन इंग्लिश
ये पुरस्कार मिला है श्री मलय मंडल, संयुक्त विजेता हैं। मांडू का जादू, मैजिक ऑफ मांडू पुस्तक के लिए ये पुरस्कार मिला है। वहीं हिंदी प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को मिला है। मालवा के भित्ति चित्र पुस्तक के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन संवर्धन प्रचार सामग्री का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को। मानचित्र के साथ भोपाल के पॉकेट ब्रोशर के लिए अवार्ड मिला है, फॉर पॉकेट ब्रोशर ऑफ भोपाल विथ मैप। अगला जो पुरस्कार है, राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अनुमोदित अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान के लिए अवार्ड मिला है कोर्डयार्ड हाउस होम स्टे मंडला को। वहीं सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव गाइड, बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र का पुरस्कार मिला है सुभाष भावरे को। सुभाष भावरे मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में कार्यरत रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार ध्यान रखनी है ना। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2018-19 के पुरस्कार कुल कितने दिए गए, तो 81 दिए गए। पर्यटन के समग्र विकास के लिए किसको दिया गया, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए उत्तराखंड को। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार अहमदाबाद गुजरात को मिला। ठीक है, और ऐसे ही आप मध्य प्रदेश के ये अवार्ड्स देख लेंगे तो हो सकता है हमारी प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाए, तो ये बातें ध्यान रखनी है। कोई भी चीज़ें हो सकता है पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के बारे में है। ये ऐसी रचनाओं के लेखकों को दिए जाते हैं जिनकी उम्र पुरस्कार वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम हो, यानी ये युवा पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं को दी जाती है जिनकी आयु पुरस्कार वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम हो। पुरस्कार राशि कितनी है, 50,000 रुपये है और ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषाएं जो संविधान में हैं, एक राजस्थानी और अंग्रेजी। ध्यान रखना है कि जो संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना है कि 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, राजस्थानी, अंग्रेजी और 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अब अगर हम देखें तो हिंदी भाषा का पुरस्कार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है, भगवंत अनमोल जी को। इनका उपन्यास प्रमेय है उसके लिए। वहीं अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिहिर वत्स को मिला है और इनकी रचना है टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात ऑस्कर पुरस्कार 2023 हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि को लेकर है। छेल्लो शो द लास्ट शो को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनाया गया है ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए। तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 जो है 95 ऑस्कर पुरस्कार हैं। और जैसा कि हमने बात की कि छेल्लो शो एक गुजराती फिल्म है जिसके निर्देशक हैं पेन नलिन। ठीक है, तो इसको भारत की आधिकारिक प्रविष्टि 95 ऑस्कर पुरस्कार के लिए बनाया गया। तो ये बातें ध्यान रखने अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा छेल्लो शो के बारे में, या पूछा जाएगा कि 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि क्या है, तो छेल्लो शो। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात मध्य प्रदेश शासन के लता मंगेशकर पुरस्कार के बारे में है। 2021 का मध्य प्रदेश शासन का लता मंगेशकर पुरस्कार कुमार शानू को दिया जाएगा जो कि पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर हैं। 2019 और 20 के पुरस्कारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन इनका वितरण कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हुआ था। ज्ञात हो कि 2019 के लिए मध्य प्रदेश शासन का लता मंगेशकर पुरस्कार गीतकार शैलेंद्र सिंह को, वहीं 2020 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो आनंद मिलिंद की संगीतकार जोड़ी को प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश शासन के लता मंगेशकर पुरस्कार के बारे में अगर हम कुछ बातें जानें तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और सुगम संगीत रचना एवं गायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता रहा है। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। अभी चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि 2021 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है मध्य प्रदेश शासन का, ये कुमार शानू पार्श्व गायक को दिया जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के बारे हैं। प्रसिद्ध जानी मानी अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता व नृत्यांगना आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। अगर हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में कुछ बातें जानें
तो देश में सिनेमा जगत का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी घोषणा की जाती है सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसकी घोषणा कौन करता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। ये बातें ध्यान रखनी है। 2019 का अवार्ड जो है वो किसे मिला था? रजनीकांत जी को मिला था। 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? अमिताभ बच्चन को। 2020 का किसे मिलेगा? आशा पारेख जी को। जैसे कि हमने बात की कि आशा पारेख कौन है? जानी मानी अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता व नृत्यांगना। और आशा पारेख जी यह पुरस्कार पाने वाली 52वीं हस्ती हैं, यानी 52वीं हैं ये, और 7वीं महिला है ये, 7वीं महिला। पहली महिला की बात करें जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था तो देविका रानी रोरिक 1969 में ही इनको मिला था और ये पहली पुरस्कार विजेता भी रही हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो किसी महिला को अवार्ड मिला है तो लगभग 20 साल के अंतराल के बाद किसी महिला को ये अवार्ड मिला है। 2000 में आशा भोसले जी को मिला था, अब उसके बाद आशा पारेख जी को मिल रहा है 2020 का। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने निधन और नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ा, साथ ही सितंबर 2022 में जो पुरस्कार और सम्मान चर्चा में रहे और हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में पढ़ा। तो अब हम सितंबर 2022 में चर्चा में रहे खेल परिदृश्य को पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021-22 के बारे में है। इसमें सबसे पहले पुरस्कार की बात करें तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री को यह पुरस्कार 7वीं बार मिला है। 6 अन्य बार अगर हम देखें कि कब कब सुनील छेत्री को यह पुरस्कार मिला है तो 2007 में, 2011 में, 2013 में, 2014 में, 2017-18 के लिए और 2018-19 के लिए यह पुरस्कार मिल चुका है और अभी 7वीं बार सुनील छेत्री को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2021-22 के लिए चुना गया है। वहीं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो मनीषा कल्याण को मिला है। मनीषा कल्याण को यह पुरस्कार पहली ही बार मिला है। उन्हें वर्ष 2020-21 का उदीयमान खिलाड़ी चुना गया था। उदीयमान खिलाड़ी से मतलब है इमर्जिंग प्लेयर। वहीं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी पुरुष में विक्रम प्रताप सिंह को यह पुरस्कार मिला है और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी महिला का पुरस्कार मार्टिना थॉकचोम को मिला है। तो ये पुरस्कार ध्यान रखने हैं, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछा जाए। हमारे एग्जाम में कुछ बातें इस प्रकार से पूछी जा सकती हैं कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, ठीक है, मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है, विक्रम प्रताप सिंह किस खेल से संबंधित हैं, मार्टिना थॉकचोम किस खेल से संबंधित। तो इस प्रकार के पुरस्कार, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है। तो ये बातें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात डूरंड कप 2022 के बारे में है। यह एशिया का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है। विगत वर्षों में यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो ये ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये बात ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में, और इसीलिए एशिया का सबसे प्राचीन पुरस्कार इसे कहा जा रहा है। अब इसका विजेता कौन रहा है? बेंगलुरु एफसी। मुंबई सिटी एफसी को इसने हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। ये जो 2022 का कप था ये 131वां सत्र था जो 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 को संपन्न हुआ। भारत के विभिन्न शहरों में इसका आयोजन हुआ, जैसे कोलकाता, गुवाहाटी व इम्फाल। इसके मैच कई शहरों में खेले गए। फाइनल मैच की अगर हम बात करें तो कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया। कब? 18 सितंबर 2022 को। और जैसा कि हमने बात की कि इसका विजेता कौन है? बेंगलुरु एफसी, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। किसको हराकर इसने ये खिताब जीता है पहली बार? मुंबई सिटी एफसी, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराकर ये जीता है। अब बेंगलुरु एफसी के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। अगर हम बात करें कि डूरंड कप 2022 की सबसे सफल टीमें कौन सी रही हैं तो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल,
ये सबसे सफल टीमों में से रही हैं। दोनों ने 16-16 बार ये खिताब जीता है। तो ध्यान रखना है डूरंड कप 2022 के विजेता के बारे में कि कौन है। बेंगलुरु एफसी मुंबई सिटी को हराया है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष से संबंधित है। हाल ही में कल्याण चौबे जी, जो कि पूर्व फुटबॉलर रहे हैं, उन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पद हेतु चुनाव 2 सितंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुए थे और 33-1 के बहुमत से इन्होंने यह चुनाव जीता है। और किसको हराया है? बाईचुंग भूटिया को। बाईचुंग भूटिया भी पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान रहे हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब कुछ और बातें हैं, जैसे कि कल्याण चौबे जी ने किसकी जगह ली है? प्रफुल्ल पटेल की जगह ली है। प्रफुल्ल पटेल। इस पद पर चौबे जी ने किसकी जगह ली है? प्रफुल्ल पटेल का स्थान लिया है, जिन्हें मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पद से हटा दिया था। तो ये बातें ध्यान रखनी है। कुछ और बातें जान लेते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की 1937 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसके नए अध्यक्ष के रूप में कल्याण चौबे जी की नियुक्ति हुई है और 85 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई फुटबॉलर इसका अध्यक्ष चुना गया है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे प्रफुल्ल पटेल, वो एक राजनीतिज्ञ थे और राष्ट्रीय खेल संहिता के नियमों के विरुद्ध पद पर बने रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2022 को प्रफुल्ल पटेल जी को इस पद से हटा दिया था। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो कल्याण चौबे, ये भी फुटबॉलर रहे हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात डायमंड लीग एथलेटिक्स 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में किया गया। कब से कब तक? 13 मई 2022 से 8 सितंबर 2022 के दौरान। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, उन्होंने डायमंड लीग एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है और इस प्रकार डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर डायमंड लीग एथलेटिक्स के बारे में पूछा जाए, इसका आयोजन स्थल क्या रहा, कब से कब तक आयोजित हुआ और नीरज चोपड़ा के बारे में बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली जानकारी कीनिया के धावक इलियुड किपचोगे के बारे में है। अभी एक चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जर्मनी के बर्लिन में संपन्न 48वीं बर्लिन मैराथन प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ज्ञात हो कि मैराथन जो दौड़ होती है वो कितने किलोमीटर की होती है? 42.195 किलोमीटर, 26 मील और 385 गज, ये इसकी मैराथन दौड़ की दूरी होती है। और इसको इन्होंने 2 घंटे 1 मिनट और 9 सेकंड में ये दौड़ पूरी की और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। 2018 के MPPSC प्री में ये डिस्टेंस पूछी गई थी कि मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की होती है। तो ये बातें भी महत्वपूर्ण है हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें अगर पूछा जाएगा कि इलियुड किपचोगे कौन है, तो कीनिया के धावक हैं, ये किस देश से इनका संबंध है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। और नया विश्व रिकॉर्ड जो बना है इसके बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारत ऑस्ट्रेलिया पुरुष T20 क्रिकेट श्रृंखला 2022 से संबंधित है। यह ऑस्ट्रेलियाई टीम का भारत का दौरा था जो सितंबर 2022 में संपन्न हुआ। अब इसमें अगर हम बातें करें तो ये जो T20 क्रिकेट श्रृंखला है इसको भारत ने जीत लिया 2-1 से। और कुछ और बातें अगर जाएँ तो भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे हैं इस सीरीज़ में? रोहित शर्मा रहे हैं। तो अगर ये बातें पूछी जाएगी भारत ऑस्ट्रेलिया पुरुष T20 क्रिकेट श्रृंखला के बारे में तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली बात इंग्लैंड भारत महिला क्रिकेट श्रृंखला के बारे में है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ये इंग्लैंड दौरा है जो कि सितंबर 2022 में संपन्न हुआ। इस दौरान 3 T20 मैच खेले गए और 3 ही एक दिवसीय या ODI श्रृंखला खेली गई। अब अगर इसके निष्कर्ष की ओर जाएं तो T20 श्रृंखला को 2-1 से इंग्लैंड ने जीता, वहीं ODI श्रृंखला भारत ने 3-0 से जीती। इस दौरान भारतीय टीम की कप्तान कौन रही हैं? हरमनप्रीत कौर। ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है अभी वर्तमान में, तो हरमनप्रीत कौर है।
अब जो ओडीआई श्रृंखला का तीसरा मैच था, तो इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात जो रही है कि भारत की जो झूलन गोस्वामी है, भारतीय महिला क्रिकेटर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये तीसरा ओडीआई हुआ था 24 सितंबर 2022 को, और उसी में इन्होंने, झूलन गोस्वामी ने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब अगर हम इनके करियर के बारे में बात करें या इनके बारे में कुछ और बातें देखें, तो जैसा कि हमने बात की कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये चकदाह एक्सप्रेस के नाम से लोकप्रिय रही हैं। चकदाह एक्सप्रेस इनका जो नाम पड़ा है क्योंकि इनका संबंध पश्चिम बंगाल के चकदाह कस्बे से है, इस कारण से इन्हें चकदाह एक्सप्रेस भी कहा जाता रहा है। जैसा कि हमने बात की कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगर इनके हम कैरियर की बात करें तो इन्होंने 12 टेस्ट, 204 ओडीआई मैच और 68 टी20 मैच खेले। लगभग 20 साल का इनका कैरियर रहा है। अगर इनकी कैरियर की उपलब्धियों की बात करें तो एक बात है कि ये 2008 से 2011 तक भारतीय टीम की कप्तान रही हैं। 2007 में आईसीसी द्वारा वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें मिला था। 2010 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। वहीं 2012 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अगर ये बातें हमारी एग्जाम में पूछी जाएं तो ये बातें ध्यान रखनी है कि झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। 2007 में इन्हें आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। चकदाह एक्सप्रेस इन्हीं का उपनाम है या लोकप्रिय है इस नाम से। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात पुरुषों के 15वें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 से संबंधित है। ये जो 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ वो टी20 प्रारूप में संपन्न हुआ। 13वां एशिया कप भी टी20 प्रारूप में हुआ था। तो ध्यान रखना, बाकी सभी ओडीआई फॉर्मेट में हुए। ओडीआई फॉर्मेट का मतलब है कि सभी मैच एक दिवसीय हुए थे। अभी जो ये 15वां एशिया कप है पुरुषों का, वो टी20 फॉर्मेट में हुआ, यानी टी20 मैच खेले गए। कुछ बातें जानते हैं जो हमारी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पुरुषों का जो 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट था, इसका आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में हुआ, श्रीलंका की मेजबानी में, 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 को। अब इसमें 6 टीमें थी। 6 टीमों के नाम अगर देखें तो भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, और एक नई टीम थी हांगकांग। अब अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो फाइनल मैच 11 सितंबर 2022 को दुबई में खेला गया और इसका विजेता रहा श्रीलंका। फाइनल मैच में इसने पाकिस्तान को 23 रनों से हराया और छठी बार एशिया कप जीता। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इसमें तीसरा स्थान रहा। भारत एशिया कप 7 बार जीत चुका है। अगर हम कुछ और बातें इसमें देखें तो इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को मिला। वहीं अगर हम देखें कि इसका आगामी आयोजन कहाँ हो किया जाएगा, यानी जो 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है वो कहाँ होगा, तो 2023 में पाकिस्तान में प्रस्तावित है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण बात है इसके आयोजन स्थल को लेकर, विजेता को लेकर, और आगामी जो इसका संस्करण है कहाँ आयोजित होगा। ठीक है, तो ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात दलीप ट्रॉफी 2022-23 से संबंधित है और इसका विजेता रहा वेस्ट जोन। इसने 19वीं बार दलीप ट्रॉफी जीती है। अगर हम दलीप ट्रॉफी के बारे में कुछ बातें जाने तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की ये घरेलू प्रथम श्रेणी पुरुष क्रिकेट श्रृंखला और इसका 59वां आयोजन जो 2022-23 में आयोजन हुआ है, ये 59वां आयोजन था। 8 से 25 सितंबर 2022 के दौरान हुआ। फाइनल मैच की बात करें तो 21 से 25 सितंबर 2022 को फाइनल मैच हुआ। किसके बीच? वेस्ट जोन के बीच और साउथ जोन के बीच। और इसमें विजेता कौन रहा है? वेस्ट जोन। वेस्ट जोन के कप्तान कौन है? अजिंक्य रहाणे। ये बात ध्यान रखनी है। अगर कुछ बातें पूछे, महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अगर पूछा जाएगा कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है तो क्रिकेट से है। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन रहा है तो वेस्ट जोन। ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं अगली बात देखते हैं। अगली बात भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर से संबंधित है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रणव आनंद। ये बेंगलुरु के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं। अगर एग्जाम में हमारे पूछा जाए कि प्रणव आनंद का संबंध किस खेल से है तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं और भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर तो ये कौन है? विश्वनाथन आनंद।
1987 में ये पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात अल्टीमेट खो खो 2022 के बारे में है। ये इसका पहला ही संस्करण था खो खो का। इसका आयोजन 14 अगस्त से 4 सितंबर 2022 के दौरान हुआ। इसमें 6 टीमें खेली और 34 मैच खेले गए। महत्वपूर्ण बात है इसके विजेता को लेकर कि पहले संस्करण का विजेता रहा है ओडिशा जगरनॉट्स। इसने तेलुगु योद्धास को हराया। तो अगर पूछा जाएगा कि अल्टीमेट खो खो 2022 का पहला संस्करण किसने जीता है, तो ओडिशा जगरनॉट्स ने। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष से संबंधित है। हाल ही में दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सब कब की बात है, ये सितंबर 2022 की। अब दिलीप तिर्की कौन है? ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप तिर्की। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात, हाल ही में सेरेना विलियम्स चर्चा में रही हैं। क्यों चर्चा में रही हैं? क्योंकि इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। अब सेरेना विलियम्स हैं कौन? अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रही हैं। अगर हम इनके कैरियर की बात करें तो इनका कैरियर 1995 से 2022 तक लगभग 27 वर्षों का रहा और इन्होंने अपने कैरियर में 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, एकल खिताब। 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब इन्होंने जीते हैं और 14 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब, वहीं 2 मिश्रित युगल खिताब जीते हैं। 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों में बात करें तो 7 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 7 विंबलडन, 6 यूएस ओपन, वहीं 3 फ्रेंच ओपन हैं इसमें। इन्होंने आखिरी मैच कब खेला है? आखिरी मैच इन्होंने यूएस ओपन 2022 में खेला है। हालांकि उस मैच में वो हार गई। तो ध्यान रखना ये चीज़ें। अगर पूछा जाएगा सेरेना विलियम्स के बारे में तो ये अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रही हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अभी रोजर फेडरर चर्चा में रहे हैं। क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय या पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया और इसी कारण चर्चा में रहे हैं। अगर हम रोजर फेडरर के बारे में कुछ बातें जाने तो ये स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि पेशेवर टेनिस से इन्होंने संन्यास ले लिया। अगर इनके कैरियर की बात करें तो इनका कैरियर 1997 से 2022 तक का रहा, लगभग 25 वर्ष। और जैसा कि हमने बात की कि स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम एकल का खिताब जीता है, जिसमें से 8 विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 6 हैं, यूएस ओपन 5 हैं, फ्रेंच ओपन 1 है। और अंतिम मैच इन्होंने लेवर कप में खेला है। अभी हम लेवर कप पुरुषों का जो टेनिस टूर्नामेंट है उसके बारे में बात करेंगे। उसी में इन्होंने अंतिम मैच अपना खेला है। तो अगर पूछा जाएगा रोजर फेडरर तो टेनिस खिलाड़ी हैं, किस देश संबंधित हैं? स्विट्जरलैंड के। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात महिलाओं के टेनिस टूर्नामेंट चेन्नई ओपन 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन चेन्नई में 12 से 18 सितंबर 2022 के दौरान हुआ। एक बात ध्यान रखना है कि 12 वर्षों के पश्चात WTA का भारत में आयोजित ये पहला टूर्नामेंट है। ये ध्यान रखना है कि 12 वर्षों के बाद कोई टूर्नामेंट भारत में आयोजित हुआ है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट है और महिलाओं का है। अब अगर हम इसमें विजेताओं की बात करें तो एकल खिताब किसने जीता है? लिंडा फ्रुविर्तोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। वहीं युगल खिताब जीता है गैब्रिएला डाब्रोस्की, कनाडा की हैं, और लुइसा स्टेफनी, ब्राज़ील की हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि चेन्नई ओपन का आयोजन कहाँ हुआ, तो भारत में चेन्नई में हुआ। कब से कब तक हुआ? 12 से 18 सितंबर 2022 को हुआ। महिलाओं का ये टेनिस टूर्नामेंट है। एकल खिताब विजेता कौन है? युगल खिताब कौन जीता? ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात लेवर कप 2022 से संबंधित है। अब लेवर कप पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है, हमने अभी बात की थी। ठीक है, तो ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है और इसका आयोजन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। ये जो 2022 का लेवर कप है ये 5वां सत्र था। 2020 में नहीं हुआ था कोविड-19 के कारण। अगर हम लेवर कप के बारे में कुछ और बातें जाने तो ये 2017 से प्रारंभ हुआ और ये 2 टीमों के बीच खेला जाता है। 2 टीमें कौन कौन सी हैं? एक तो यूरोप की टीम है और दूसरी है शेष विश्व की टीम है। और जैसा कि हमने बात की कि लेवर कप 2022 5वां संस्करण था। 2007 में पहला संस्करण हुआ, 2020 में कोविड-19 के कारण आयोजन नहीं हो सका था, इसलिए 5वां है। अब लेवर कप 2022 का जो खिताब है इसको किसने जीता? विजेता टीम रही है विश्व टीम। इसने यूरोप की टीम को हराया। तो पहली बार विश्व की टीम जीती है। ये बातें ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें कि लेवर कप का नामकरण किस आधार पर है, तो रॉड लेवर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, उनके नाम पर
इसका नामकरण किया गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लेवर कप क्या है, पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। लेवर कप 2022 का विजेता कौन रहा है, विश्व टीम रही है। यूरोप की टीम को इसने हराया, 2 टीमें तो इसमें भाग ही लेती हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात 17वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन 10 से 18 सितंबर 2022 को बेलग्रेड सर्बिया में किया गया। अब अगर हम पदक तालिका की ओर नज़र डालें तो इसमें पहला स्थान अमेरिका का है। अमेरिका ने 15 पदक अर्जित किए, जिसमें 7 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य हैं। वहीं दूसरे स्थान पर जापान रहा, जापान ने 13 पदक अर्जित किए। और तीसरे स्थान पर टर्की रहा, जिसने 7 पदक अर्जित किए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसमें 2 कांस्य पदक जीत सका। 2 कांस्य पदक जो भारत ने जीते हैं उसमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट हैं। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अर्जित किया है, वहीं विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में। बजरंग पुनिया की बात करें तो यह इनका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चौथा पदक था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। ये चौथा पदक अभी हमने बात की तो इन्होंने 2013 व 2019 में 2 पदक जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं। वहीं 2018 में इन्होंने रजत पदक जीता था और अभी रजत पदक जीता तो 4 हो गए। वहीं विनेश फोगाट की बात करें तो ये उनका दूसरा पदक है, इन्होंने 2019 में कांस्य पदक जीता था। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं, या 17वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन स्थल क्या है, ठीक है, कौन पदक तालिका में पहले स्थान पर आया, ये बातें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे। अगली बात यूएस ओपन 2022 के बारे में है। यूएस ओपन 2022 वर्ष 2022 का चौथा व अंतिम ग्रैंड स्लैम है। अब इसका आयोजन 29 अगस्त से 11 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में हुआ। अब हम इसमें देख लेते हैं कि पुरुष एकल खिताब, महिला एकल खिताब, पुरुष युगल और महिला युगल खिताब किसने जीते। तो पुरुष युगल खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने नॉर्वे के खिलाड़ी कैस्पर रूड को हराया। वहीं महिला एकल का खिताब ईगा स्वेतेक, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता। और इन्होंने ओन्स जेवियर, जो कि ट्यूनीशिया के खिलाड़ी हैं, उनको हराया। पुरुष युगल का खिताब अमेरिका के राजीव राम व जो सेलिसबरी, जो कि ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता। और इन्होंने वेस्ले कूलहॉफ, नीदरलैंड के खिलाड़ी व ब्रिटेन के खिलाड़ी नील स्कूपस्की को हराया। वहीं महिला युगल का खिताब बारबोरा क्रेजिस्कोवा, कैटरीना सिन्याकोवा की जोड़ी ने जीता। और मिश्रित युगल का खिताब स्टॉर्म सैंडर्स व जॉन पियर्स की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने जीता। तो ये चीज़ें याद रखनी है, प्रश्न विगत वर्षों में यहाँ से पूछे गए हैं। और यहाँ पर हमने एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई है कि वर्ष 2022 में जो भी चारों ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनके विजेता और उप विजेताओं के बारे में। जैसे ऑस्ट्रेलियाई ओपन पहला होता है, ये जनवरी 2022 में खेला गया, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब, महिला एकल का खिताब, पुरुष युगल, महिला युगल, तो ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट है, आप पूरा रिवीजन यहाँ कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रांसीसी ओपन मई में हुआ, मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में हुआ, और अमेरिकी ओपन जो अभी हमने अभी पढ़ा अगस्त सितंबर 2022 में। विजेता कौन है पुरुष एकल के, तो ये बातें ध्यान रखनी है। ये सब आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। इन सब को मैंने अलग अलग माह में जो करंट अफेयर आए उनमें सब में पढ़ाया है और यहाँ पर आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सितंबर 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ा। धन्यवाद।